देखिए, इसमें पहलू ये भी तो उभरता है ना सर, जो बातचीत कतर में चल रही थी उसमें हमास शामिल था। जो बातचीत अब पेरिस में चल रही है उसमें हमास शामिल नहीं है। हमास समझौते की जितनी भी चर्चाएं हो रही है उनको मुस्तरद कर रहा है। तेल अवीव पे हमला करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे भी बिठाओ, मैं बातचीत में बैठूंगा, पूरी तभी कतई कुछ होगा जाहिर नहीं आगे। कर रहे। आपने ईरान वाला जिक्र किया, ईरान ने अमेरिका को साइड रखा ना, लेकिन बातचीत तो हुई। यहाँ हमास ही उस बातचीत में शामिल नहीं है। मुझे लेके बातचीत हो रही है, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, तो ये भी तो एक बात होगी ना। ईरान से क्यों नहीं जंग कर रहा है? जब वो जंग करने का इतना शौकीन है तो ईरान से क्यों नहीं जंग कर रहा है? क्या सिर्फ और यही वजह है कि ईरान मजबूत है, ताकत के बल पर अमेरिका उससे पंगा नहीं ले रहा है? या ये भी एक वजह है कि अगर इस इलाके के अंदर जंग छिड़ी तो यूरोप को जो तेल जाता है उसकी मारामारी मच जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम सा खड़ा हो जाएगा, वो सारा का सारा ठीकरा अमेरिका के ऊपर फूटेगा, उस वजह से भी अमेरिका बच रहा है। चलिए, ईरान की ताकत से डरा हुआ तो क्या वो इसीलिए ईरान को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? और ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पड़ोसियों से उसको भिड़ा रहा है, क्योंकि कल ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में कही कि जो बॉर्डर पर हो रहा है वो तीसरा कोई कर रहा है। तो का कल एक वाली घटना को क्या कहेंगे सर, जब वहां पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री की मौजूदगी है? बलूचिस्तान में 2 ठिकानों पर हमला हुआ, एक सिपाही मारा गया, 3 आम लोग मारे गए हैं, उसको क्या कहेंगे? ये पृष्ठभूमि क्या कहलाती है? उनके हाथ में टूल है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है सर कि जब आप अपने ही लोगों को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए जासूसी के मामले में, तो क्या मौत की सजा देकर और लोगों को सबक देना चाहते हैं? और क्या मौत की सजा दिए बगैर आप लोगों को सबक नहीं दे सकते हैं? साफ कहलाएगा। क्या ये कभी ये ये पता चल पाता है कि ईरान जिन लोगों को फांसी की सजा देता है उसमें कम्युनिटी के हिसाब से शिया कितने होते हैं, सुन्नी कितने होते हैं? कोई ऐसी जानकारी कभी मिल पाती है? धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग। ये क्या जुल्म हो रहा है मेरी सादगी के साथ? ये शेर आज दर्शकों के लिए है। वो लोग ये कह सकते हैं कि भैया कभी कैसी बात करते हो, कभी कैसी बात करते हो, लेकिन मैं हर बार यही कहता हूं कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो हो रहा है उससे आपको अवगत करा दें। नैरेटिव बनाना, धारणा बनाना हमारा काम नहीं है। भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकारों की तरह। तो आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं गाजा के ताजा हालात को लेकर और मिडिल ईस्ट में उभर रही तमाम परिस्थितियों को लेकर, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब। मीडिया स्टार बल के वो संपादक हैं और इस इलाके पर अपनी एक पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका शुक्रिया, एक बार फिर आपने अपने दर्शकों से मुलाकात कराई। एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि पेरिस में सीआईए का जो चीफ है वो इजराइल से, फिलिस्तीन के लोगों से, पता नहीं फिलिस्तीन के हैं कि नहीं है उसमें, या मिस्र के लोगों से, कतर के लोगों से बातचीत करके कह रहा है कि समझौते की बात आगे चल रही है। दूसरी तरफ खबर ये आई है कि हमास ने समझौते को ठुकरा दिया है। 42 बंधकों को रिहा करने के बदले में 6 हफ्ते की चरणबंद जंगबंदी की गई थी और फिर हमले भी कर दिए तेल अवीव पर। क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, अब ऐसे हालात लग रहे हैं कि हमास अपनी शर्तों पर मजबूती से खड़ा है। और वो जो बात तकरीबन 1.5 महीने से कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जब तक जंग बंद नहीं होगी, जंगबंदी नहीं, जंगबंदी मतलब टेम्परेरी नहीं, परमानेंट जंगबंदी जब तक नहीं होगी तब तक कैदियों की अदला बदली नहीं होगी। जब तक इजरायली फौजें गाजा से बाहर नहीं निकल जाएंगी पूरी तरह से, तब तक जंगबंदी नहीं होगी। अब ये जो सीआईए के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, और कतर के प्राइम मिनिस्टर, और मिस्र और जॉर्डन, इनके एनएसएज, ये सब पेरिस में इकट्ठे हुए थे। लेकिन अब ये तो तकरीबन एक रंग के लोग हैं कतर के अलावा, अगर समझा जाए तो इसमें ये मुमकिन नहीं है कि फिलिस्तीनियों के जज्बात, उनकी डिमांड, उनके का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है गाजा में, तकरीबन 26,500 तो ऑफिशियल फिगर है, इतने लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद भी उन्हीं की बात चलेगी जो मार रहे हैं, ये अब मुमकिन नजर नहीं आता। और गाजा में जिस तरह से जंग हो रही है, अब भी रोजाना में अलमनार जो बेरूत से चलता है हिजबुल्लाह की तरफ से,
या अल मसीरा जो हूथियों की तरफ से टेलीविजन चैनल चलता है साना में, और दूसरे सोर्सेज से ये रोजाना खबरें आ रही हैं कि जवाबी कार्रवाई फिलिस्तीनियों की तरफ से भी मजबूती से दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो थक करके बैठ गए हैं या हार करके बैठ गए हैं। तो इस और उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से भी रोजाना टारगेटेड हमले हो रहे हैं, और इराक और सीरिया में भी हो रहे हैं। हूथियों ने भी गला घोटा हुआ है एक तरह से। तो इसमें मजबूती से बिहेव कर रहा है हमास, और वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हट रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब तक हमास की बात को संजीदगी से नहीं लिया जाएगा अपने दिमाग के खन्नास को निकाल करके, तब तक कोई रियलिस्टिक कोई बात हो पाएगी, मुझे नहीं लगता। देखिए, इसमें पहलू ये भी तो उभरता है ना सर, जो बातचीत कतर में चल रही थी उसमें हमास शामिल था, जो बातचीत अब पेरिस में चल रही है उसमें हमास शामिल नहीं है। हमास समझौते की जितनी भी चर्चाएं हो रही है उनको मुस्तरद कर रहा है, तेल अवीव पे हमला करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे भी बिठाओ, मैं बातचीत में बैठूंगा तभी कुछ होगा आगे। नहीं, वो बिठाने की उसे कोई ख्वाहिश नहीं है। वो कतर वो काम कर रहा है, वो जो कुछ तैयार होता है वो आगे भेजता है। तो वो अपनी शर्तें मनवाना चाह रहा है, वो सिर्फ किसी मेज पर बैठ करके शौक पूरा करने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये डिप्लोमेसी हमास ने ईरान से सीखी है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी डेलीगेशन को न्यूक्लियर बातचीत में कमरे से बाहर रखा है, अंदर नहीं आने दिया, इस तरह से वो भी मजबूती से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कमजोर पड़े हैं। और ये बात अपनी जगह ठीक है कि आम लोगों को इजरायली कत्ल कर लेते हैं, लेकिन हमास का जो है वो अभी जो 80% टनल्स उनके बाकी हैं खुद इजरायली कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मजबूती से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो कोई अपनी कमजोरी कतई जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपने ईरान वाला जिक्र किया, ईरान ने अमेरिका को साइड रखा ना, लेकिन बातचीत तो हुई। यहाँ हमास ही उस बातचीत में शामिल नहीं है, मुझे लेके बातचीत हो रही है, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, तो ये भी तो एक बात होगी ना। ये कभी डिमांड की शक्ल में नहीं आई। देखिए, एक होता है फॉर्मल कोई चीज डिमांड की जाए। अमरीकी बाकायदा ईरानियों से मिलना चाहते थे, ईरान ने उनको कमरे के अंदर नहीं आने दिया और यह बताया कि तुम जब तक न्यूक्लियर ट्रीटी के हिस्सेदार नहीं हो तब तक तुम यहां बैठ करके बात नहीं कर सकते। तो ये हमास की तरफ से, देखिए, हमास हुकूमत पर काबिज होना चाहे, हुकूमत लेकर के अय्याशी करना चाहे, जैसे आमतौर पर दुनिया की हुकूमतें होती हैं, वो तो रोजाना कुर्बानी दे रहे हैं और वो फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और उनकी आज दुनिया भर में जो इमेज वो ठीक है, लेकिन इस बातचीत से, जब कतर बातचीत में हमास शामिल था, तो अब बातचीत जो हो रही है उसमें हमास क्यों शामिल नहीं, ये सवाल तो उठता है ना। और क्या कतर के जरिए हमास पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो तो अपने आप एक देश है और उसके संबंध भी है अमेरिका और इसराइल से। देखिए, ये बहुत मुमकिन है कि हमास या तो खुद, या एक फॉर्मेट होता है हर बातचीत का कि जब कोई एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बात मनने वाली, आगे बढ़ने वाली होगी, हो सकता है उस स्टेज में हमास के नुमाइंदे वहां आ जाएं। लेकिन कतर के बारे में तो देखिए, कतर के बारे में भी फोटो कोई सामने नहीं आई थी जिसमें यह कहा जाए कि हमास के लोग मेज पर बैठे थे और अमेरिकी CIA के सरबराह वो मेज पर थे और उसी मेज पर इजरायली मोसाद के चीफ थे। ये एक अंदाजा था, अटकल थी, और ये समझा जा रहा था क्योंकि वहां इस्माइल हानिया रहते हैं कतर में, दोहा में। तो अभी इस किस्म की बातें नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर इजराइल के नुमाइंदों की बात नहीं आ रही सामने, लेकिन इजराइल के वहां वो शिनबेट और मोसाद के लोग तो हैं। लेकिन हम मेरे ख्याल से उस डिटेल में ना जाकर के असल उसको समझने की जरूरत है कि शर्तें जो हमास की हैं, उन शर्तों पर अगर वो संजीदा नहीं होंगे तो हमास भी किसी ऐसी टेम्परेरी जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो ये जानता है, देखिए, वो ये जानता है कि बार्गेनिंग चिप है जो कैदी हैं इजरायली। अगर यही हमारे हाथ से निकल जाएंगे तब हमारे पास दबाव देने के लिए क्या कुछ होगा। ये समझ रहे हैं कि इनसे पहले कैदी आजाद करा लें और उसके बाद फिर जंग शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता कि वो 7 अक्टूबर की कामयाबी को ऐसे हाथ से जाने देंगे। चलिए, जहां अमेरिका ने एक तरीके से जंगबंदी का, युद्ध विराम का
पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया और सीआईए चीफ को पेरिस में बिठा के बातचीत करानी शुरू कर रखी है। वहीं जो नेतन्याहू के मंत्री हैं वो कह रहे हैं गाजा में नई यहूदी बस्तियां बसाई जाएंगी, फिलिस्तीनियों को यहां से हटा दिया जाएगा, जबकि खबरें ये भी चल रही हैं कि हमास की उत्तरी गाजा में वापसी हो चुकी है, सेंट्रल गाजा में वापसी हो चुकी है। तो ये जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जिनकी निंदा यूएसए ने भी की है, फ्रांस ने भी की है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो सिरफिरे लोग हैं, शिद्दत पसंद लोग हैं, यही इजराइल को तबाह करेंगे और ये नेतन्याहू की कैबिनेट में है। नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर बने रहने का शौक है, उनको अपने यही साथी मिले हैं, उनके साथ वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना कि हम आपसे नाराज हैं, ये बहुत ही दोगलापन है। दोगलापन भी शायद छोटा लफ्ज है अमेरिका के लिए। ये मुसलसल देखिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी अमेरिका झूठ बोलने का स्पेस छोड़ रहा है कि फिलिस्तीन बनाने के लिए रास्ता हमवार करने के लिए आप तैयार हो जाएं। यानी क्या, मुसलसल आप झूठ बोलते रहे और अपना काम करते रहे। और अब ये जेरूसलम में जहां इजराइल अमेरिकी एम्बेसी मौजूद है, वहीं ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें गाजा में दोबारा रीसेटल होने की बात कर रहे हैं। उन्हें ये अभी तक भी समझ नहीं आया है कि जहां हमारे फौजी भी चैन से नहीं रुक पा रहे, नहीं जंग लड़ पा रहे, तो आम शहरी इजरायली वहां कैसे बच सकेंगे? क्या हमास को जीरो मान लिया जाएगा जहां अब तक 3 महीने से ज्यादा जंग के बावजूद 80% से ज्यादा टनल्स बाकी हैं और पूरा शहर नीचे बसा हुआ है? क्या ये सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल समझ रहे हैं और ये शायद प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। प्रोपेगेंडा का हिस्सा है क्या? ये भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि ये रक्षा मंत्री योव गैलेंट कह रहा है कि अब लेबनान में हम जमीनी जंग करेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह बाज नहीं आ रहा है? ये तो और भी बड़ा झूठ है। वो ये कि देखिए, हम आप रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं, पढ़ते हुए भी चले आ रहे हैं पिछले तकरीबन कम से कम 1 महीने से अमेरिका इजराइल को बार बार ये समझा रहा है कि लेबनान से यानी हिजबुल्लाह से पंगा मत लेना, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें मत उलझना। और बार बार हिजबुल्लाह की ताकत के बारे में अमेरिका इजराइल को आगाह कर रहा है। अब शायद इजराइल में कुछ लोग बैठे हुए ये सोचते हैं कि हम हिजबुल्लाह की तरफ हमले की बात कहेंगे तो अमेरिका फिर कुछ और आकर के हमें या तो मदद देगा या कहीं उलझेगा डायरेक्ट। बुनियादी तौर पर कोशिश यह है कि अमेरिका और ईरान इस जंग में डायरेक्ट आ जाएं ताकि इजराइल की जान छूट जाए और इजराइल की मदद हो जाए ज्यादा मुल्कों की तरफ से। लेकिन बाइडेन की तरफ से भी ये कहा जा चुका 2-3 दिन पहले कि हम साल भर तक चलने वाली जंग में आपका साथ नहीं दे सकते, हमारे यहाँ इलेक्शन है। और उधर ईरान ने भी कल एक बहुत ही अहम बयान दिया है। उसने ये कहा कि जितने भी ग्रुप्स हैं, ये रेजिस्टेंस एक्सिस के जो ग्रुप्स हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, वो हमारे हुक्म का कोई इंतजार नहीं करते, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी ईरान भी जंग से बाहर ही रहना चाहता है, अमेरिका भी जंग से बाहर ही रहना चाहता है, लेकिन इजराइल चाहता है कि किसी तरह से ये दोनों कूद पड़े ताकि उसकी कहीं जान बच जाए। जो कुछ हमास उनको मारपीट कर रहा है वो कहीं बीच में रुक जाए। चलिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक नजरिया ये हो सकता है। वैसे कुछ नजरिया ये भी है लोगों का, क्योंकि लेबनान में ईसाइयों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए वो हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान को जंग में झोंकने से बचाने की कोशिशों में लगे हुए। अमेरिका वाले और विशेष दूत उसका वहां चक्कर भी काटता रहता है। खैर, आपने ईरान का जिक्र किया तो कल आपने देखा होगा जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मानते हैं कि जॉर्डन में जो हमारे सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ, 3 फौजी मारे गए, कई घायल हुए, इसमें ईरान समर्थित ग्रुप शामिल हैं, लेकिन फिर भी हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, हम इस क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बहुत शरीफ हैं ये बेचारे अमेरिकन के, ये इस इलाके में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। उन्हीं का बढ़ाया हुआ तो सारा तनाव है। यूक्रेन जंग उन्होंने शुरू कराई, यहाँ ये जंग शुरू हुई, यहाँ तो जाहिर है ये फंस गए, ये बुरी तरह से फंस गए। और इस वक्त इजराइल सबसे कमजोर हालत में था और ऐसे वक्त को चूज करते हुए हमास ने एक बड़ा हमला कर दिया। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का वहां आना, उनका जंगी बेड़ा वहां पहुंचना, हालांकि थक करके वो वापस भी चला गया है। तो ये तो जंग बढ़ाते हैं हमेशा, क्योंकि उनके हथियार बिकते रहे
और दूसरे मुल्कों में आग लगती रहे। ये अमेरिका का काम मुसलसल रहा है, दुनिया भर में उसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए। अब भी बहुत से मुल्कों में उसकी फौजें मौजूद है। क्या कर रही है मुख्तलिफ मुल्कों में फौजें? अपने घर जाएं, क्यों इस इलाके में यहां पर बैठे हैं ये लोग? तो ईरान से क्यों नहीं जंग कर रहा है? जब वो जंग करने का इतना शौकीन है तो ईरान से क्यों नहीं जंग कर रहा है? ईरान, देखिए, ईरान पहला रिएक्शन कोई भी अगर आएगा तो इस पूरे इलाके में जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं उन पर हमला, जवाबी हमला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमेरिका की मजबूती है इस इलाके में फौजी अड्डे रखना, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ी कमजोरी है। कमजोरी इसलिए है कि वो 10,000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है मारने के लिए, यही पड़ोस में अवेलेबल है दुश्मन। ये बात हूथियों ने भी कही थी जब जंगी बेड़ा रेड सी में पहुंचा अमेरिका का, तो वहां बाकायदा खुशी एक तरह से जाहिर की गई कि अब तो पड़ोस में ही आ गया, अब जब मौका होगा जब ही हम इसके खिलाफ हमला कर लेंगे। तो अमेरिका ये जानता है कि ईरान के, जिनको वो प्रॉक्सी ग्रुप कहता है, उनके नजरियाती जो साथी हैं वो सारे मजबूत हैं, सबके पास जदीद हथियार हैं, और खुद ईरान ने इतने हथियार बना लिए हैं और इतने जदीद हैं जिनको रूस भी खरीद रहा है यूक्रेन जंग के लिए। तो अब ईरान वो 40 साल पहले वाला ईरान नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं। क्या सिर्फ यही वजह है कि ईरान मजबूत है, ताकत के बल पर अमेरिका उससे पंगा नहीं ले रहा है, या ये भी एक वजह है कि अगर इस इलाके के अंदर जंग छिड़ी तो यूरोप को जो तेल जाता है उसकी मारामारी मच जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम सा खड़ा हो जाएगा, वो सारा का सारा ठीकरा अमेरिका के ऊपर फूटेगा, उस वजह से भी अमेरिका बच रहा है? देखिए, अमेरिका यूरोप का हमदर्द हो ये मैं नहीं मानता। ये बात अलग है कि नेटो के साथी हैं अमेरिका और यूरोपीय मुल्क। रूस का गैस जो जर्मनी को, जो फ्रांस को मिल रहा था यूक्रेन जंग की वजह से, वो कटा और अब उनको कहीं ज्यादा महंगा गैस खरीदना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो ऐसी भी खबरें आती हैं कि गैर कानूनी तरीके से रूस का गैस वो फिर से खरीदना शुरू कर दिया है। तो यूरोप की वो हमदर्दी करता हो ऐसा नहीं है। ये इस इलाके में अपने पैर जितने दिन ज्यादा हो सके टिकाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी जंग होगी तो यहां से इनको जाना पड़ेगा। अभी भी इराक से वापसी की तैयारी की बातें शुरू हो गई। इराक और सीरिया में बगैर बुलाए के मेहमान ये बैठे हुए हैं, इनको जाना पड़ेगा। अगर इधर से निकल जाएं तो फिर मुझे लगता है कि और रास्ता साफ हो जाएगा ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए और मजबूत होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई यूरोप की हमदर्दी में ऐसा नहीं कर रहा है। असल में वो ईरान की ताकत से डरा हुआ है, ये बात समझने की है, और वो इसलिए वो उस जंग में नहीं जाना चाहता। चलिए, ईरान की ताकत से डरा हुआ, तो क्या वो इसीलिए ईरान को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, और ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पड़ोसियों से उसको भिड़ा रहा है? क्योंकि कल ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में कही कि जो बॉर्डर पर हो रहा है वो तीसरा कोई कर रहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। ये तो देखिए, जुंदुल्ला के जमाने में भी और अब ये जो जैश अदल नाम की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई है, ये अमेरिका के CIA के जरिए सपोर्ट की हुई पाकिस्तान सरकार की खामोशी, सऊदी अरब का उसमें शामिल होना उस CIA के प्रोजेक्ट में, ये कई बार सबूतों के साथ ईरान बता चुका है और अपने तरीके से उसने उसका इलाज भी किया है। जो रेगी को जिस तरह से मैंने उस बार आपको बताया था, जो अरेस्ट किया था एक हवाई जहाज से, वो ईरान ने किया है। लेकिन बहरहाल एक लंबा बॉर्डर है। और लेकिन क्या ये कहने भर से आप बच जाएंगे? लेकिन आप ये कहने भर से कि तीसरा कोई कर रहा है, हमारे बीच में दुश्मनियां पैदा कर रहा है, ये कहने से आप बच जाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? झुनझुना बजा रहे हैं बैठ के, आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है आपके देशों के अंदर? देखिए, वो तो पाकिस्तान की एजेंसियां भी कितना, देखिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। पाकिस्तान के ISI के चीफ और पाकिस्तान की फौज के सरबराह, ये दोनों वाशिंगटन में थे उस दिन जिस दिन रस्क पर हमला हुआ ईरान के अंदर, सिस्तान बलोचिस्तान में। उस वक्त ये बात मुझे एक ईरानी जर्नलिस्ट ने शक के तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड जाहिर की थी कि देखिए ये दोनों वहां थे, ऐसे वक्त में ये हमला हुआ ईरान के अंदर। यानी उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के सिस्टम में बैठे हुए लोग भी हो सकता है सब उनकी सपोर्ट या हमदर्दी हो। तो जाहिर है दूसरे मुल्क में, जिससे जो दोस्त मुल्क है
उस मुल्क से ये तवक्को करना कि वो अपने इलाके में कंट्रोल रखेगा, अगर वो ना करे तो बहरहाल एक बॉर्डर तो का एक कल वाली घटना को क्या कहेंगे सर, जब वहां पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री की मौजूदगी है, बलूचिस्तान में 2 ठिकानों पर हमला हुआ, एक सिपाही मारा गया, 3 आम लोग मारे गए हैं, उसको क्या कहेंगे? ये पृष्ठभूमि क्या कहलाती है? देखिए वो इसमें बात वही आती है कि जो गड़बड़ करने वाले हैं, जो डिस्टर्ब करने हैं, ताल्लुकात करने वाले एलिमेंट्स हैं, वो मुसलसल कोशिश करते हैं और उन कोशिशों को दोनों मुल्क मिलकर ही रोक सकते हैं। अगर कहीं भी कोऑपरेशन में कोई कमी हो, जिस तरह से इराक में हुआ, इराक में ईरान ने इराक से कई बार कहा कि हमारे खिलाफ जो ग्रुप्स आपके यहाँ बैठे हुए हैं उनको आप कंट्रोल करो, वो हमारे बॉर्डर से दूर लेकर के जाओ, और इराकी सरकार ने उन्हें भरोसा भी दिलाया, लेकिन उसके बाद भी वहां से हमले होते हैं। तो ये पड़ोसी मुल्कों में कितनी एजेंसियां कहां कहां इन्वॉल्व होती हैं। अरबिल तो मशहूर है मोसाद और सीआईए की सरगर्मियों के लिए, चूंकि वहां वो कुर्दिस्तान वाले इलाके में वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये कई लेयर होती हैं सरकार में भी, कौन किसके लिए काम कर रहा है ये पता नहीं चल पाता है। सही कह रहे हैं आप, कौन किसके लिए काम कर रहा है पता नहीं चल पाता, लेकिन शायद ये पता चल जाता है कि मोसाद के एजेंट कौन है। 4 और लोगों को ईरान में आज फांसी पे लटका दिया गया। 2022 में एक हमले का आधार बनाकर ये वारदात वहां पर हुई है, घटना हुई है, या जो भी आप कह सकते हैं सजा दी गई है, तो इनके बारे में तो पता चल जाता है सर। हाँ, पता चलता है। जब पता चलता है तो सजाएं भी होती हैं, अदालतों में भी केस जाते हैं, और जो प्रोसीजर कानून का है उसके जरिए होता है। वो अगर उनके खिलाफ किसी ने जुर्म किया है और टेररिज्म में शामिल है तो वो तो अपने कानून के हिसाब से जाहिर है सजा देंगे। उसमें क्या हम उन टेररिस्ट से हमदर्दी दिखा करके इंसानियत मेरा की बात कहना यह है कि जब उनका पता लगा सकते हैं तो ये क्यों स्वीकार कर लिया गया? जैसे अमेरिका ने कहा कि आईएसआईएस ने हमला किया और वो ईरान ने पकड़ लिया कि हाँ भाई साहब आईएसआईएस ने हमला किया। नहीं, आईएसआईएस ने खुद भी बयान दिया, आईएसआईएस ने खुद भी बयान दिया, अमेरिका ने नहीं कहा, आईएसआईएस ने खुद भी उसको तस्लीम किया था, और वो सिर्फ हवाई बात नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने अपने तरह से तहकीक की है, उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं। और आईएसआईएस तो खुद अमेरिका और इजराइल की बनाई हुई है, ये तो इस पूरे इलाके में नासूर के तौर पर छोड़ दिया गया है। जब कभी वैसे काम ना चले तो टेररिज्म का सहारा लेकर के जिस भी हुकूमत को चाहो डिस्टर्ब कर दो। तो ये तो उनके हाथ में टूल है। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है सर कि जब आप अपने ही लोगों को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए जासूसी के मामले में, तो क्या मौत की सजा देकर और लोगों को सबक देना चाहते हैं? और क्या मौत की सजा दिए बगैर आप लोगों को सबक नहीं दे सकते हैं? देखिए, अगर कत्ल साबित हो जाए तो उसके जवाब में तो मौत की सजा ही है। ये तो दुनिया भर में है। जो बहुत ज्यादा इंसानियत का झंडा उठाए फिरते हैं उनके यहाँ भी मौत दी जाती है, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी। तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पब्लिकली इसलिए दी जाती है कि बाकी और लोगों को भी समझ में आ जाए कि इस काम का नतीजा ये हो सकता है। तो ये तो अगर कोई किसी ने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, जुर्म किया है, बेगुनाहों को कत्ल किया है, तो उसको अगर मौत की सजा दी जा रही है। इस जंग के दौरान 10 से ज्यादा अपने ही शहरियों को सजाए मौत सुना चुका है ईरान, और मोसाद का एजेंट होने के शक में। हाँ, ये अब तो मैं आपको बताऊं और लोगों के पे भी होगा। हमास ने जो कुछ वहां से सर्वर उठा करके लाए उसमें बहुत इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है। अभी और जासूसों का भी नंबर आएगा जो मोसाद के लिए जुड़े हुए हैं। अपने शहरी होना इस बात की दलील नहीं हो सकती कि अगर वो कातिल है तो उसको सजा ना दी जाए। तो अपने शहरी का मतलब ये कतई नहीं है कि अगर किसी दुश्मन से मिला हुआ है और हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में वो लोगों का कत्ल कर रहा है तो फिर उसके साथ हमदर्दी कैसे? यानी क्या वो जो मरे हुए लोग हैं जिनको मारा गया है उनको कोई इंसाफ ना दिया जाए, फिर वो कौन सा इंसाफ कहलाएगा? क्या कभी ये पता चल पाता है कि ईरान जिन लोगों को फांसी की सजा देता है उसमें कम्युनिटी के हिसाब से शिया कितने होते हैं, सुन्नी कितने होते हैं? कोई ऐसी जानकारी कभी मिल पाती है? नहीं, ऐसे ब्रेकअप तो कभी सामने नहीं आए, ऐसे ब्रेकअप तो कभी सामने नहीं आए। और मुनाफिक तो कोई भी हो सकता है भाई, उसमें सुन्नी शिया या इस तरह से कोई बांटना मेरे ख्याल से मुजरिम को उसके
फिरके या मजहब से आइडेंटिफाई करना ये शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। और मुजरिम तो मुजरिम है, उसने अगर जुर्म किया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें इसमें बड़े बहुत ही ऐसे ऐसे भी नाम आते हैं जिससे वाकई बिल्कुल ऐसा लगता है कि शिया है, लेकिन बहरहाल ठीक है, शिया कानून तो सबके लिए बराबर है। शिया तो वो जो कानून सबके लिए बराबर है। शिया तो अमेरिका का जो वो एजेंट शाह पहलवी था वो भी शिया कहता था अपने आप को, लेकिन उसको जूता मार करके निकाला गया ना, तो ये कोई वो नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जब कानून की नजर में कोई शख्स दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि बाकायदा प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ऐसे नहीं कि किसी को पकड़ा, मुकदमा चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, अपनी दरखास्त लगाता है, मतलब जो भी उसे आजादी चाहिए कि भाई फांसी ना दी जाए, वो तमाम प्रक्रिया का पालन करने के बाद ये सब किया जाता है। लेकिन इस जंग के दौरान 10 से ज्यादा लोगों के फांसी दिए जाने पर सवाल तो उठना ही चाहिए कि ये सब इतनी तेजी से इस दौर में क्यों घट रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।